नमस्कार साथियों। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रोबेशन काल वालों के लिए भी और प्रोबेशन के बाद भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस के नियम के अनुसार और ऑफिशियल आदेशों के अनुसार इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। प्रसूति अवकाश के बारे में, जो कि मातृत्व अवकाश होता है, एक पितृत्व अवकाश है, और सीसीएल के बारे में, ये कैसे स्वीकृत कराई जाती है, कौन किस स्थिति में प्रोविजन आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, अबॉर्शन से भी रिलेटेड है इसमें एक, और मिसकैरेज वाला केस है उसकी भी यहाँ पर हम देखेंगे। राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस में बिल्कुल नया अपडेट जो है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पुराना जो कि 2017 वाला था वो बाद का है, अब लेटेस्ट 2020 के बाद यहाँ पर संशोधन हुए हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे। और हर चीज़ को मैं यहाँ पर डिटेल से बताऊँगा क्योंकि हर एक लाइन यहाँ पर काम की होती है और इसी के अनुसार हम जो हमारे लिए अवकाश होते हैं उनको स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते चलें। ठीक है, हर चीज़ मैं यहाँ से क्लियर बताऊँगा और फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकता है। यहाँ पर राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस के अनुभाग नंबर 4 प्रसूति अवकाश नियम नंबर 103 क्या कहता है? प्रसूति अवकाश यानी मातृत्व अवकाश, ठीक है, ये नियम नंबर 103 कहता है कि 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला राज्य कर्मचारी को 180 दिन के लिए, यहाँ पर जो स्वीकृत करने की जो डेट है वो है, दिन है वो है 180 दिन, और 180 दिन का मतलब 6 माह, ठीक है, तक का प्रसूति अवकाश उसके आरंभ होने की तारीख से स्वीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या है, इसके अंदर जैसे जॉब आपकी लग गई, ठीक है, जॉब आपकी जैसे लग गई उसके बाद आपको ये स्वीकृत करवाते हैं, और उसमें आपको 3 महीने पहले भी आप ले सकते हो, 3 महीने बाद का भी हो, इस तरह से आप उसको बीच में इस तरह से ले लें आप, ताकि आपका ये ज़्यादा परेशानी आपको ना आए। इसके अलावा आगे यहाँ पर देखें कि महिला को अपने आवेदक के साथ कैसे मिलता है, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला को अपने आवेदन की PDF अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कैसे लिखना होता है, के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, एक एप्लीकेशन, ठीक है, और एक चिकित्सा का जो कि प्रमाण पत्र कि हाँ इसको बेड रेस्ट की आवश्यकता है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको देनी होती है। यदि उसके द्वारा 2 बार प्रसूति अवकाशों का उपभोग करने के उपरांत, कोई ऐसी भी महिला हो सकती है जिसने पहले 2 बार प्रसूति अवकाश ले चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यदि वो तीसरा लेना चाहती है, तीसरी बार अगर वो लेना चाहती है तो उसके लिए क्या शर्त है वो भी यहाँ पर दिखा रखी है। उपरांत भी उसके कोई जीवित संतान नहीं है, भाई 2 बार उसने ले लिया और दोनों बार कुछ ऐसी कृपा हुई कि वह कोई भी संतान जीवित नहीं रही, तो कोई भी जीवित संतान नहीं हो तो ऐसे प्रकरण में एक बार और अर्थात तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर आ गया होगा कि तीसरी बार कब मिलता है। यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता, उसी के आधार पर है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, और वही प्रारंभ होने की तारीख से लेकर के 180 दिन यानी 6 माह तक पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। पूर्ण वेतन का मतलब आपको एक भी वहाँ पर आपकी सैलरी में से एक भी रुपये नहीं काटा जाएगा, जितना भी है पूरा आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आगे क्या है, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक ये दिनांक 2011-12 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122A सेकंड में जोड़ा गया कि महिला परिवीक्षा काल, जो प्रोबेशन काल की महिलाएं हैं उनके लिए इससे एक्ट के तहत परिवीक्षाधीन जो प्रशिक्षार्थी को उपरोक्त नियम के तहत प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वित्त विभाग ये क्रमांक है के अनुसार अनुबंधित महिला कर्मचारी को भी अवकाश देय होगा।
तो इससे जो सेवा नियम है 122A सेकंड में जोड़ा गया था कि जो प्रोबेशन काल में जो भी चल रहे हैं उनको भी यहाँ पर प्रसूति अवकाश दिया जाएगा, और वही अवकाश दिया जाएगा कितने दिन का, 180 दिन का। ठीक है, आगे भी है यहाँ पर प्रसूति अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी देय है, मतलब वही बात प्रोबेशन काल वाले में। प्रसूति अवकाशों की अवधि में ऐसी महिला राज्य कर्मचारी को उस दर से अवकाश वेतन दिया जाएगा जो वह ऐसे अवकाश के प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त कर रही थी। ठीक है, और उसे भी क्या दिया जाएगा, पूर्ण वेतन, चाहे प्रोबेशन में हो चाहे प्रोबेशन के बाद हो, वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके साथ वित्त विभाग की एक अधिसूचना और जारी की गई थी जो कि 2008 में 8 वाले नियम में 22 जुलाई 2010 के महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश की अवधि में 180 दिन तक के अवकाश वेतन के साथ ही उसे वही मकान किराया भत्ता और उसी दर पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब डीए और एचआरए जो आपको मिलता है वो भी यहाँ पर इनको दिया जाएगा। तो मतलब फुल वेतन, सीधी भाषा में आप कहें तो पूरा वेतन। ठीक है, उससे प्रसूति अवकाश के पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे। प्रसूति अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखों में डेबिट नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे अवकाश का उल्लेख उसकी सेवा पुस्तिका में पृथक से किया जाएगा। ध्यान रखना, जो आपकी सर्विस बुक होती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी आप, चाहे आप पितृत्व अवकाश लो, ठीक है, और चाहे आप मातृत्व अवकाश लो, ये जो कि ये प्रसूति अवकाश है, इन दोनों अवकाशों का आपको सेवा पुस्तिका में अलग से दर्ज करना होगा। भाई जैसे नया कार्मिक है तो आपके ज्वाइनिंग आदेश हो गए होंगे, उस पहले पे तो आपका नाम पता, ये सारी चीज़ें होगी, फोटो वगैरह, और उसके बाद अगला नॉमिनी वगैरह आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। उसके बाद जो अगला पेज है ज्वाइनिंग वाला आदेश लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो लिखना है कि मातृत्व और पितृत्व अवकाश आपने यदि प्रोबेशन काल में लिया है या प्रोबेशन के बाद लिया है, तो जहाँ पर भी आपको, जहाँ तक आपकी सर्विस बुक के भर गई उसके आगे कॉलम से आपको यहाँ पर अलग से इसको लिखना होता है कि 180 दिन का आपने अवकाश लिया है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर जैसे 180 दिन का अवकाश लिया है, कुछ ऐसे भी होता है जिसने जैसे 90 दिन ज्वाइन कर लिया और फिर वो चाहते हैं कि एक दिन मैं प्रेजेंट हो जाऊं और फिर मैं वापस 3 महीने के लिए चला जाऊं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपको एक साथ ही मिलता है, ये जो अवकाश मिलेगा वो आपको एक साथ ही मिलता है। ठीक है, एक साथ ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, टुकड़ों में आपको ये नहीं जारी किया जाता है। पितृत्व अवकाश हो चाहे मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश जैसे 15 दिन का मिलता है, 15 दिन का अवकाश भी आपको एक साथ ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन आपने अब ले लिए और 10 दिन आपने बाद में ले लिए। ठीक है, और पितृत्व अवकाश के लिए तो कुछ वैलिड नियम भी है। ठीक है, कि इतनी पीरियड समय अवधि में ही आपको लेना होगा। इसके अलावा ये तो हो गया ये मातृत्व अवकाश वाला, यानी प्रसूति अवकाश को लेकर के सेवा पुस्तिका में जो नियम लिख रखे हैं वो आपको यहाँ पर, सेवा पुस्तिका नहीं, जो राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस है उसके अनुसार। आगे यहाँ पर आप देखें कुछ और भी है निर्देश। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2006 द्वारा नियम नंबर 103, इसका मैं आपको आदेश दिखाऊंगा। नीचे दी गई एक टिप्पणी जोड़ी गई थी जिसके अनुसार किसी ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित संतान है, 2 से कम जीवित संतान हैं, ठीक है, वही बात है कि 2 बच्चों के लिए ही होता है, ये तीसरे बच्चों के लिए नहीं है, मिसकरेज, ठीक है, सहित गर्भपात, दोनों लिख रखा है, मिसकरेज भी लिखा हुआ है, गर्भपात भी लिखा हुआ है, अबॉर्शन का मामला हो संपूर्ण सेवा के दौरान या तो एक बार या 2 बार। ठीक है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन में वापस कर रहा हूँ, 1 बार भी मिल सकता है और 2 बार भी मिल सकता है, अर्थात 2 बार आपको यह अवकाश मिल सकता है। ठीक है, 2 बार ही मातृत्व अवकाश मिलेगा, 2 बार ही आपको ये मिसकरेज और गर्भपात वाला है उसका भी आपको 2 बार मिलेगा। और ये टाइमिंग जो मिसकरेज वाला है उसके लिए टाइमिंग है कुल 6 सप्ताह। यहाँ पर ये बात कही गई है 6 सप्ताह तक आपको इसका फायदा मिलेगा, तक प्रसूति अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 सप्ताह के लिए। अब इस 6 सप्ताह में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे आपने 2 बार लिया, ठीक है, तो 2 बार में यदि आपने 2 सप्ताह एक बार ले दिया, ठीक है, अब आपके पास में बचे कितने? 4 सप्ताह। ठीक है, 4 सप्ताह का उपभोग आप दूसरी बार में कर सकते हो।
ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 2 बार में आपको टोटल कितने मिलते हैं, 6 सप्ताह मिलेंगे। ठीक है, दोनों बार में आपको 2 बार में आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको 6 सप्ताह का मिलेगा। ठीक है, और 6 सप्ताह तक आपने जितना भी आपको किया है, अब इसमें से आप चाहे तो देखो स्थिति अलग अलग हो सकती है। एक साथ आप किसी स्थिति ऐसी कि एक साथ पहले आपको 4 महीने लेने पड़ 4 सप्ताह लेने पड़ गए, फिर 2 सप्ताह आप लेंगे, लेकिन कहना यह है कि ओवरऑल आपको 2 बार में कितने दिन का मिलता है, 6 सप्ताह का ही मिलता है। जबकि प्रसूति जो अवकाश होता है, ठीक है, प्रसूति अवकाश होता है वो एक बार में कितने दिन का मिलता है, 180 दिन का। ठीक है, दूसरी बार भी कितना मिलेगा आपको, दूसरी बार भी मिलेगा 180 दिन का। ठीक है, ये अवकाश मिलता है। ठीक है, यहाँ तक शायद क्लियर आया होगा ये चीज़ें समझ। और फिर भी यदि आपको लगता है ना, कोई भी डाउट आपको लगे कि ये चीज़ें स्वीकृत कैसे कराएंगे, इन पे हम चर्चा भी करेंगे, क्लियर आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी इसमें क्या लिखा है, यह अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी को 2 जीवित बच्चों से कम होने पर भी ही स्वीकृत किया जा सकेगा। हाँ देखो, अगर दूसरे शब्दों में आ गया है कि 2 जीवित बच्चों से कम भी, जरूरी थोड़ी है कि 2 ही जीवित बच्चे हो, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, होने पर स्वीकृत किया जा सकेगा, चाहे गए अवकाश प्रार्थना पत्रों के साथ वही प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी, ये तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके बिना तो आपको ये मिलने वाले हैं नहीं, ये तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ही इसका पता चलेगा कि हाँ क्या हुई है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें, इस संबंध में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया गया कि प्रसूति अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी अनुदेय है। ठीक है, लेकिन अधूरे गर्भपात के मामले में, इसको थोड़ा सा देख लें, प्रसूति अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी देय है, लेकिन अधूरे गर्भपात के मामले में, यहाँ पर क्लियर बात लिखी गई है, अधूरे गर्भपात के मामले में प्रसूति अवकाश देय नहीं है। वही बात है, कौन सा वाला, मिसकैरेज वाले में आपको 6 सप्ताह वाला मिलेगा। ठीक है, 6 सप्ताह वाला मिलेगा, ये नहीं कि मिसकैरेज वाली स्थिति आती है और उसमें आपको 180 दिन का जो अवकाश है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कितना मिलेगा आपको, 6 सप्ताह तक ही मिलेगा। राज्य सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया कि गर्भपात, अबॉर्शन शब्द से गर्भपात की आशंका जो थ्रेटेंड अबॉर्शन सम्मिलित नहीं माना जाएगा। परिणाम स्वरूप शंका वाले गर्भपात में प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही बात है। ठीक है, अब आगे भी यहाँ पर देखें आप कि वित्त विभाग की 2 अधिसूचना है, इस क्रमांक के तहत 22 में नीचे ये अपवाद जोड़ा गया। देखो, जो संशोधन होते हैं ना वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें क्या है, पहले के जो कोई साथी लगे हुए हैं वही आपको जो नियम बता देते हैं आप उसी को मान लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो नियमों में संशोधन होते हैं ना, वो जो राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस है उसके अंदर भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है भाई, जो नए नियम होते हैं वो राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस में हर 2-3 साल में ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है मैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखें। पुराने साथी जो आपको बताते हैं वो लगभग पुराने, जो देखो उनके टाइम पे जो नियम थे वो थे, पहले आपको सीएल के नियम भी 12 थे, पहले 12 सीएल मिला करती थी, लेकिन बाद में इसको संशोधन करते हुए 15 सीएल कर दी। तो वही बात है, वो तो आपसे कहेंगे पुराने वाले तो अभी आज भी 12 ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन संशोधन में 15 कर दी गई है। देखें आगे, प्रसूति अवकाश के मामले में 4 माह का अवकाश स्वीकृत कराने वाले सक्षम प्राधिकारी 180 दिन तक का भी अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम होता है। अर्थात आपको यह है, प्रसूति अवकाश के मामले में 4 माह का अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी 180 दिन का भी, मतलब जो पीओ होता है ना वो इसके लिए करेगा। ठीक है, पीओ आपको 4 माह का या 6 माह का, ठीक है, 4 या 6 माह का भी अवकाश स्वीकृत करने की उसको परमिशन होती है। ठीक है, उसको अधिकार होते हैं। वित्त विभाग की अधिसूचना, इसमें नियम नंबर 104 में क्या जोड़ा गया है इसको भी आप देख लें एक बार, के तहत प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ भी लिया जा सकता है, जैसे किसी का और अवकाश चल रहा हो। ठीक है, जैसे उसकी पीएल चल रही हो, ठीक है, उसका मेडिकल चल रहा हो, ठीक है, उसके साथ भी आपको ये जो मातृत्व अवकाश है, जो कि प्रसूति अवकाश है, वो लिया जा सकता है। ठीक है, जो कि प्रसूति अवकाश है वो आपको यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, टिप्पणी में को भी आप देख लें एक बार,
प्रसूति अवकाश ऐसी महिला राज कर्मचारी को उसके गर्भस्राव, मिसकैरेज या गर्भपात के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकता है जिसके 2 से कम जीवित संतान हो। देखो प्रसूति अवकाश की यहाँ पर टिप्पणी और स्पष्ट और भी है, यहाँ पर और ज़्यादा एक थोड़ा सा समझने का बात है यहाँ पर कि प्रसूति अवकाश जिनके 2 से कम जीवित संतान हैं, ठीक है, 2 से कम जीवित संतान है, मतलब ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कुछ लोग जिनके बिल्कुल संतान ही नहीं है लेकिन मिसकैरेज वाली स्थिति हो गई, तो वो चाहते हैं तो 6 माह का प्रसूति अवकाश भी ले सकते हैं। 6 माह का प्रसूति अवकाश भी यानी 180 दिन का प्रसूति अवकाश भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त क्या होती है, 2 से कम जीवित संतान होना चाहिए। आपको पता है इसके रीजन क्या है इसके पीछे। जैसे आपको 2 से कम संतान का मतलब अगर आपके अगली संतान होती है, ठीक है, अगर आपके अगली संतान होती है तो आपको फिर एक बार तो ये मिल चुका है, ठीक है, एक बार और मिलेगा आपको, 2 बार ही आपको इशू किया जा सकता है इसके। अगर जैसे अब ये तो हो गई मिसकैरेज आपकी, अगर अगली संतान आपकी होती है तो उसके लिए भी आपको 6 माह का चाहिए। अगली अगर आपकी दूसरी संतान, भाई 2 संतान तक तो है ये बात, ठीक है, तो उसमें भी आपको दूसरी संतान हो गई, इसमें भी आपको 6 महीने का चाहिए। तो आपको अगर आप इस मिसकैरेज वाली स्थिति में अगर आपने 6 महीने का ले लिया तो फिर आपको इन दोनों वालों में से सिर्फ एक का मिलेगा, ठीक है, सिर्फ एक का मिलेगा। तो ये बात इसने टिप्पणी में क्लियर कह दी है, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। आगे देखें आप, प्रसूति सेवा कुल सेवा काल में अधिकतम 2 बार स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसकी 2 बार ही मिलेगा आपको। मैंने बता दें, चाहे आप मिसकैरेज वाली स्थिति में भी ले सकते हो एक बार, और उसके लिए क्या शर्त थी वो आपको यहाँ पर मैंने बताई, 2 से कम जीवित संतान होना, ठीक है। और आगे है यहाँ पर 2 बार स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसकी 2 बार को मिलाकर दोनों बार को मिलाकर अधिकतम सीमा 6 सप्ताह तक होगी, ठीक है। यह भी शर्तें रखी जाएगी कि गर्भस्राव और गर्भपात के लिए प्रसूति अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ राजकीय प्राधिकारी चिकित्सा के द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न होगा। वही बात कह दी वो दोनों बातें। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि दोनों बार को यहाँ पर यह है कि अधिकतम 2 बार आपको लेना है, ठीक है। और ये जो अवधि है स्वीकृत किया जा सकेगा दोनों बार को मिलाकर के अधिकतम सीमा 6 सप्ताह तक की होगी। ये मिसकैरेज की बात कर रहा है यहाँ पर, ये वाली जो बात है यहाँ पर 6 सप्ताह वाली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो यह शर्त रहेगी कि गर्भस्राव और गर्भपात के लिए, ठीक है, और वही आपको देना होगा जो प्रार्थना पत्र है, और दूसरा आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ठीक है। यहाँ तक तो निश्चित रूप से आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें शायद मातृत्व ये जो प्रसूति अवकाश है यानी मातृत्व अवकाश उसके बारे में क्लियर हो गई होंगी। और अब आपको मैं इसका एक आदेश दिखा देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे पितृत्व अवकाश के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका जो आदेश है वो ये रहा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन नोटिफिकेशन 15 फरवरी 2012 को जारी किया गया था, और इसके अंदर यहाँ पर जो क्लियर लिखा हुआ है 122A में मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यही जोड़ा गया था 122A, प्रोबेशनल ट्रेनिंग सेल आर नो लिविंग ड्यूरेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन। फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, फीमेल प्रोबेशनरी ट्रेनिंग सेल बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव एज पर रूल 103 और 104, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े हैं। और मेल के लिए यहाँ पर देखो, मेल प्रोबेशन ट्रेनिंग सेल बी ग्रांटेड जो पैटर्निटी लीव है, और वो है आपका रूल नंबर 103A के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो मातृत्व अवकाश मिलता है वो 103 और 104 के अंतर्गत तो मिलता है, लेकिन जो पितृत्व अवकाश होता है वो 103A के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली आदेश है, और इस आदेश की आपको कॉपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। भाई कोई प्रिंसिपल ले लेता है इसको, तो इसकी भी आपको टेलीग्राम पे चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप पर यह दोनों के लिए आदेश काम करेगा, पितृत्व के लिए भी माता के लिए भी करेगा, और पिता भी लेता है तो उसके लिए भी काम करेगा। अब पितृत्व के अवकाश के क्या नियम है, ठीक है, वो आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर यहाँ तक। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको प्रसूति अवकाश के यहाँ पर, ठीक है, कि प्रोबेशन नहीं बढ़ता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रोबेशन में जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वहाँ पर इस जगह यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर रखा इस चीज़ को और भी ज़्यादा, लेकिन प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है,
प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना है कि प्रोबेशन काल में भी आपको ये अवकाश मिल जाते हैं और प्रोबेशन काल आपके आगे नहीं बढ़ता है, चाहे वो पितृत्व अवकाश हो चाहे वो मातृत्व अवकाश हो। जब आपको ये कह दिया कि इसके अंदर कि प्रोबेशन काल में भी आपको ये देय है, ठीक है। जब आपको इस जो राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस में इस बात को जब कहता है कि आपको पितृत्व अवकाश यहाँ पर स्वीकृत होगा, ठीक है, मातृत्व अवकाश स्वीकृत होगा और प्रोबेशन काल में, तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि प्रोबेशन काल आगे आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ से आप देखें अब पितृत्व अवकाश के क्या नियम हैं, इनको भी यहाँ पर हम इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से पितृत्व अवकाश नियम नंबर 103(1) और क्या है देखते चलें। वित्त विभाग की अधिसूचना वही 2004 के नियम के अनुसार चल रही है। आप सोच सकते हो कितना पुराना नियम आज भी वैलिड चल रहा है। राजस्थान सेवा नियम 103(a) में जोड़ा गया है और वो आपको पता है 122(a) में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी एक पुरुष राज्य कर्मचारी को 2 से कम जीवित संतान होने पर, यही बात इसमें भी है कि 2 से कम जीवित संतान होने पर अपनी संपूर्ण सेवा अवधि में उसकी पत्नी के गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं बाद में देखभाल करने हेतु, ठीक है, गर्भावस्था प्रसव के दौरान बाद में देखभाल करने हेतु अर्थात प्रसव से 15 दिन पूर्व, प्रसव के 3 माह के भीतर, ये इसकी शर्त है, ठीक है, कि आपको जो पितृत्व अवकाश लिया जाता है वो कितने दिन में लेना मस्ट है, प्रसव के 3 माह के भीतर आपको ये लेना जरूरी है, ठीक है। 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जो कि संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार स्वीकृत किया जाएगा। ध्यान रखना 3 महीने के अंदर तो आपको ये लेना जरूरी है और कितने दिन के लिए मिलेगा, 15 दिन के लिए मिलेगा, ठीक है। इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर, पहले कह रखा है इसने कि अगर आपने 3 महीने में आपने नहीं लिया, 3 माह में आपने अगर नहीं लिया, तो कह रहा है क्लियर इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं करने पर व्ययगत यानी लैप्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। 3 माह का नियम है। इस अवकाश को अवकाश लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई। अवकाश लेखा का मतलब है आपकी CL है, मेडिकल है, PL है, ठीक है, इनमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये अलग से है। लेकिन इसका भी किस में लिखोगे, सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाएगा। प्रसूति अवकाश का भी किया जाता है और जो कि पितृत्व अवकाश है इसका भी सेवा पुस्तिका में दर्ज होता है, ठीक है। प्रसूति अवकाश की बात ही, यह अवकाश भी किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। ध्यान रखना आपको ये कंटिन्यू लेना होता है, ठीक है। 15 दिन आपको कंटिन्यू लेने होते हैं, ये नहीं कि आप 5 दिन ले लिए और फिर 10 दिन बाद में ले लिए, ऐसा नहीं होता है। यह है अवकाश सरकारी कर्मचारी की पत्नी का गर्भपात, क्लियर बात कही गई है कि गर्भपात सहित मिसकैरेज के मामले में ये स्वीकृत नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रसव के काल के दौरान स्वीकृत होता है। प्रसव शब्द लिखा है इसमें, के दौरान होता है ये। इस अवकाश की कालावधि के दौरान सरकारी कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व आहरण वेतन के समान अवकाश वेतन देय होता है। मतलब जितना आपको वेतन प्रेजेंट में मिल रहा है उतना ही वेतन आपको इस अवकाश के दौरान भी मिलेगा। ये बात भी इसने क्लियर कही है। आगे देखें, वही 122(a) वहाँ 2 था, यहाँ पर 3 में ये जोड़ा गया है कि पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी वे उपरोक्त नियम के अनुसार पितृत्व अवकाश स्वीकृत देय होगा। अब आपको पता है जब ये परीक्षा व काल कह रहा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, जितना है आपका उतना ही रहेगा इस अवधि में। लेकिन जो इसका जो आप लेते हो 15 दिन का, इसको आपको किस में लिखना होता है, सर्विस बुक में इसको आपको लिखवाना होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। इस अवधि में वह नियत पारिश्रमिक को प्राप्त करेगा, जितना आपको वेतन मिलता है उतना ही वेतन आपको प्रोबेशन काल में भी मिलेगा। आगे यहाँ से आप देखें, अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान मकान किराया भत्ता, वही अब प्रोबेशन में तो ये चीज़ें होती नहीं है, ठीक है।
के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान उनके दरों में मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार होगा जिन दरों पर अवकाश पर गमन करने से आहरित किया जा रहा है। तो इसका कोई प्रोविजन काल में इतना रोल रहेगा नहीं, क्योंकि ये मिलते नहीं है आपको। ठीक है, तो ये है। अब दत्तक पुत्र के लिए भी कुछ नियम है, इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। और सीसीएल का जो नियम है वो यहाँ पर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी शायद आधे भी नहीं हुआ, 25 मिनट बीत चुके हैं। ठीक है, आपने पेज अभी देखे थे। ठीक है, लेकिन दत्तक पुत्र की भी यहाँ पर हम देखेंगे। दत्तक पुत्र के बारे में देखो यहाँ पर वित्त विभाग की अधिसूचना दत्तक पुत्र के लिए क्या नियम है 103B में। भाई 103 में पितृत्वावकाश, वो मातृत्वावकाश था, 103A में पितृत्वावकाश है और 103B में यहाँ पर दत्तक ग्रहण अवकाश होता है। गूगल पे आप जब भी सर्च करते हैं, अगर इनके आदेशों की आपको कॉपी चाहिए होती है तो गूगल पे आप सीधे राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस और रूल नंबर ये और ऑफिशियली ऑर्डर, ठीक है, ऑफिशियली ऑर्डर आ जाएंगे। राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस में क्या लिखा है वो भी आपको आ जाएगा। दिनांक 7 दिसंबर 2011 को राजस्थान सेवा नियमों में 103B जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 2011 में, जबकि वो कब जोड़े गए थे? 2004 में और 2006 में। ठीक है, नियम 103B1 के अनुसार 2 से कम जीवित संतान होने पर एक महिला राज कर्मचारी को 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की, ध्यान रखना इसमें जो बात कहेगी, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की वैध दत्तक ग्रहण करने की दिनांक के ठीक बाद, आपने अगर दत्तक बच्चा ले लिया, आपने गोद ले लिया, तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर, लेकिन 1 वर्ष से कम की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक बाद 180 दिन की अवधि का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उसको प्रसूति अवकाश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहेंगे उसको दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। कितने दिन का? 180 दिन का, क्योंकि 1 साल का बच्चा है, आपको पता है, वही देखभाल करने में वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसलिए इनको भी कितने दिन के लिए कहा गया है? 180 दिन के लिए। ठीक है, अवकाश मंजूर करने वाले प्राधिकारी इस अवकाश को मंजूर कर सकता है, यानी पीओ मंजूर कर देगा इसको इशू। 103B के अनुसार इस अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी को उसके अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व आहरित वेतन के समान वेतन मिलेगा। वेतन का भी कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और क्या आपको देना होगा वो यहाँ पर आप देखेंगे। ये है, इस अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा। हाँ, इसमें जरूर जोड़ा जा सकेगा, इसमें ध्यान रखना। नियम 103B4 के अनुसार दत्तक ग्रहण अवकाश को कर्मचारी के अवकाश खाते में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सेवा पुस्तिका में। भाई अवकाश खाते में तो कोई सा भी नहीं लिख रखा, ठीक है, लेकिन सेवा पुस्तिका में इनको लिखा जाएगा। तीनों अवकाश हमने अभी देखे, तीनों को सेवा पुस्तिका में दर्ज करना जरूरी है। अब यहाँ पर एक और नियम है बच्चों की CCL को लेकर के। बच्चों की देखभाल के लिए आपको CCL मिलती है। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव, बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव, और नियम नंबर 103C के अकॉर्डिंग कितने दिन की मिलती है देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि अभी आदेश दिखाने हैं आपको, मुझे एप्लीकेशन भी दिखाना है। ठीक है, देखो 11 सितंबर 2008 में जारी 6वें वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 माह के अतिरिक्त 2 वर्ष के, ये कब की बात है? 2008 के 6वें वेतन की बात कर रहा है ये। ठीक है, 2 वर्ष की चाइल्ड, 2 वर्ष का मतलब आप सोच सकते हो 365 और 365, ठीक है, ऐड कर लें, इतने दिन की। ठीक है, यहाँ पर 730 दिन, ये कह सकते हो 700 प्लस दिन समझिए आप। चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल की छुट्टी की सुविधा प्रदान की गई है। कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी 0 से 18 साल, ध्यान रखना इसके लिए भी शर्त है बहुत अच्छी, 0 से 18, 0 से 18 वर्ष के 2 बच्चे होने पर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। नाबालिग बच्चे की देखरेख के लिए यह छुट्टी मिलेगी। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये महिलाओं के लिए। ठीक है, 730 दिन की जो छुट्टी है वो 0 से 18 वर्ष का अगर आपका बच्चा है, बच्ची है, जो भी, ठीक है, तो उस समय भी आप यहाँ पर CCL ले सकते हो। CCL चाइल्ड केयर लीव इशू करवा सकते हो।
चाइल्ड केयर लीव का अर्थ है 730 दिनों का अवकाश जो महिला बच्चों की 18 साल तक हो जाने तक अपनी सर्विस कार्यकाल में कभी भी ले सकती है। ये लाइन आप समझ रहे हो, कभी भी इशू करवा सकती है प्रिंसिपल से, लेकिन उसकी कुछ शर्त होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें लिखा है, नहीं लिखा, कि प्रिंसिपल ये देख लेता है कि हाँ कि आप को वर्तमान में जैसे कोई और भी टीचर आपकी क्षतिपूर्ति करने के योग्य है तो आपको वो लंबी छुट्टी दे सकता है। जैसे आपको 2 महीने की इशू कर दी, एक साथ 2 महीने की CCL दे दी, कभी आपको 15 दिन की CCL दे दी, मतलब CCL तो टुकड़ों में ले सकता है, ठीक है, CCL को टुकड़ों में लिया जा सकता है। तो ये डिपेंड ज़्यादातर किस पे करता है, PO पे करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्वीकृत जरूर करेगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। हाँ, कभी कभी स्थितियाँ होती हैं तो उसमें लेट सेट हो सकता है, तो वो कुछ चीज़ें PO पर निर्भर करती हैं। पूरा नियम यहाँ पर देखेंगे हम, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है और क्या क्या इसके लिए प्रोसेस होती है ये भी इसमें क्लियर दे रखा है। ये देखें, यह अवकाश उत्तर प्रदेश में 8 दिसंबर 2008 से लागू किया गया था, पश्चिम बंगाल में ये तो आपको वैसे थे। अब राजस्थान में भी देख लो, वर्ष 2018 से राजस्थान में लागू किया गया है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री राजस्थान ने स्वराज संकल्प यात्रा में इस अवकाश का जनता से वायदा किया था। वर्ष 18-19 का बजट पेश करते समय 12 फरवरी 2018 को विधानसभा में इस प्रकार के अवकाश की घोषणा की थी। अब आप समझ सकते हो कि 2018-19 से पहले ये नियम था क्या? नहीं था, पर राजस्थान में तो नहीं था 2018 से पहले। तो अब ये जो नियम बना है तो अब ये नयों के लिए होता है, ठीक है। और इस प्रकार के अवकाश की घोषणा की गई थी। उन्होंने ये घोषणा की गई कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखरेख के लिए 2 वर्ष की छुट्टी दी जाएगी। तदनुसार वित्त विभाग के प्रस्ताव बना करके कैबिनेट भेजा और सर्कुलर के जरिए 14 मई 2018 को इसको मंजूरी मिली थी। राजस्थान राज्य के करीबन 1 लाख महिलाएं कर्मचारी इसका लाभ मिलेगा। और आगे भी आप देखते चलें, नियम नंबर 103 बे के अनुसार विद्यमान नियम 104 के पूर्व चाइल्ड केयर लीव CCL बच्चों की देखभाल का अवकाश के नाम से नया नियम 103C जोड़ा गया था, जिसके अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा काल में कभी भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वर्तमान में लो, 5 साल पीछे भी ले सकते हो, 10 साल पीछे भी ले सकते हो, 15 साल पीछे भी ले सकते हो, ठीक है। स्वीकृत कराने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष के अधिकतम सक्षम अधिकारी यानी PO द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम काल अवधि में यानी 730 दिन के लिए अवकाश अनुमत किया जा सकता है, ताकि वह 2 सबसे बड़े उत्तरदायी, बड़े वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तरदायी संतान की देखभाल कर सके, चाहे वह लालन पालन की हो या बच्चों की आवश्यकता है जैसे परीक्षा, बीमारी। देखो इनकी स्थितियाँ देखो, अब आप एक बार कब आप इशू करवाएं। जैसे बच्चों की परीक्षा चल रही है उस समय भी आप इशू करवा सकते हो CCL। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया या फिर भाई कोई बच्चे की ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो भी आप उसकी CCL इशू करवा सकते हो अपनी। और उनकी देखभाल के लिए यानी बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो आप इसके देखभाल के लिए कर सकते हो, ठीक है। आदेश दिनांक 7 जनवरी 2019 के अनुसार महिला न्यायिक अधिकारी को संपूर्ण सेवा काल में 730 दिवस का चाइल्ड केयर लीव इसी नियम के तहत दी होगी। नियम नंबर 103C के अकॉर्डिंग इस अवकाश के दौरान महिला न्यायिक अधिकारी को LTC की सुविधा दे नहीं होती है, ठीक है। और वित्त विभाग में आगे निर्देश देखें, महिला कर्मचारी द्वारा अपने सबसे बड़े 2 बच्चों उनमें से किसी बच्चे का पालन रेयरिंग, परीक्षा, बीमारी, सिकनेस आदि के कारण के समय उनकी देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने का आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय आवश्यक, देखो निर्णय लिखा है, मस्ट नहीं कहा है, ठीक है भाई, जरूरी उसको स्वीकृत नहीं करेगा, लेकिन प्रसूति अवकाश हुआ, पितृत्व अवकाश हुआ, उसको स्वीकृत करना जरूरी होता है। स्वीकृत अधिकारी जो कि PO होता है, ठीक है। इस नियम के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को भी आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है, क्या क्या इसकी शर्त है। देखो 18 वर्षीय आयु से नीचे के आयु के बालकों के लिए ये ले सकते हो। सामाजिक न्याय अधिकारिता इसमें है
कि वर्णित 40% से न्यूनतम निःशक्तता वाले, ये भी ध्यान रखें, अगर 40% से जो कि विकलांग है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 22 वर्ष तक की आयु के बालकों के, अगर आपका बच्चा यदि कोई विकलांग श्रेणी में आ रहा है, 40% से न्यूनतम निःशक्त है, तो 22 वर्ष, भाई उसके लिए 0 से 18 वर्ष थी, अब यहाँ पर 0 से 22 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसको 22 साल तक के लिए देखभाल के लिए आपको CCL स्वीकृत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव की शर्तों के अधीन अनुमति की जाएगी। कैसे शर्त हैं? शर्त बहुत ज़रूरी है पढ़ना। चाइल्ड केयर लीव के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने से तत्काल पूर्व आहरण वेतन के बराबर अवकाश वेतन पाने के हकदार है। ध्यान रखना, इसमें आपका वेतन की कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी बात, चाइल्ड केयर लीव अन्य प्रकार के बकाया या अनुज्ञेय अवकाश के साथ जोड़ी जा सकती है। जैसे आपकी PL चल रही है तो साथ में आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई विशेष केस में पड़ती है, अन्यथा नहीं पड़ती है। जैसे क्या मतलब, अभी देखो कारण क्या होता है इसमें, क्यों है ये बात लिखने का मतलब मैं आपको बता दूं। जैसे आपने CL ले ली वर्तमान में, ठीक है, तो आप कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू आप PL नहीं ले सकते, कंटिन्यू PN का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आपने CL ले ली तो आप CCL ले सकते हो, कंटिन्यू जोड़ी जा सकती है। ठीक है, PL आपकी नहीं जोड़ी जाएगी, मेडिकल आपका यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, CL के कंटिन्यू पर, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे यहाँ पर देखें 3rd नंबर पर, राज्य सरकार द्वारा विशिष्टीकृत प्रपत्र में चाइल्ड केयर लीव पर प्रार्थना पत्र एक तो आपको प्रार्थना पत्र देना है, जो कि आपको इसमें मैं बता दूंगा। अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को स्वीकृति के लिए समय पर प्रस्तुत करना होगा। और इसके अलावा आगे यहाँ पर हम नियम देखें 10 दिसंबर 2018 को स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सेवा नियम 1951 120 दिन का अवकाश स्वीकृत करने के लिए कार्याध्यक्ष सक्षम है। आपको एक साथ कितनी CCL मिल सकती है? 120 दिन की एक साथ CCL मिल सकती है, जो कि कार्याध्यक्ष यानी PO सक्षम है। ठीक है, और आप टुकड़े में लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे आपको जैसे DO JD से आपको स्वीकृत कराने की आवश्यकता ना पड़े। महिला कर्मचारी को 120 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव संबंधित कार्याध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यदि ऊपर लिखित नियम 2 में चाइल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने पर आवेदन किया जाता है, तो अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक होने के कारण ऐसा अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आगे आपको कि लेना है, नहीं देंगे नहीं देंगे, ये PO डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने 120 दिन तक के लिए क्या दे दी? CCL ले दी। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं 10 मेडिकल और ले लूँ। ठीक है, लेकिन ये जो मेडिकल लोगे ना, आप 10 मेडिकल हैं या फिर 5 PL आप लेना चाहते हो या फिर 10 CL लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो आगे कंटिन्यू लेने के लिए कौन है? PO जिम्मेदार, मतलब PO की अनुमति से ही आपको दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। आगे आप देखें 4 नंबर पे, चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में नहीं मानी जा सकती है। समझिए आप इस चीज़ को, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है इस जगह पर। चाइल्ड केयर लीव जो CCL होती है, ये आपका अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती कि मुझे मस्ट है। ठीक है, इसके लिए PO अपनी सुविधाओं के अनुसार आपको ये स्वीकृत करता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति के बगैर चाइल्ड केयर लीव पर प्रस्थान नहीं कर सकती। क्लियर बात कही गई है, PO की स्वीकृति के बिना आपको ये पॉसिबल नहीं होता है। 5वें नंबर की हम पॉइंट देखें, चाइल्ड केयर लीव ऐसी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जाएगा जो कर्तव्य से अपराधिकृत अनुपस्थित रहती है और उसके बाद यह अवकाश मांगती है। सीधी सी बात आपको मैं एक ही पॉइंट बता देता हूँ इन चीज़ों का, PO की परमिशन के बिना आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। बस आगे देखें 6 नंबर पे, नियम हम पूरे देखेंगे एक बार। महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से लिए गए या लिए जा रहे अवकाश को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। समझिए बात, अगर जैसे आपने पहले CL ले रखी है, PL ले रखी है, मेडिकल ले रखा है, तो आप इसे CCL में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, ये बात भी इसने कही है।
इसके अलावा आप सातवें पॉइंट की बात करें, चाइल्ड केयर लीव अवकाश लेखे में किसी अन्य प्रकार के अवकाश के खाते में नाम डेबिट नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशिष्ट प्राधिकरण चाइल्ड केयर लीव का अवकाश का लेखा संधारण किया जाएगा, इसे सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा। ये भी बात है कि आपको इसको सर्विस बुक में भी आपको इसको एंट्री करनी होगी, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जितनी भी आप लेते हो 10 दिन की 15 दिन की परफॉर्मा आपको मैं बता दूंगा अभी इसके अंदर। आवेदित अवकाश सरकारी काम की उचित एवं समान कार्य प्रणाली एवं विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकरण देने से मना भी कर सकता है। ये बात भी कही गई कि जरूरी नहीं है कि आपको सीसीएल मस्ट हो, पीओ चाहता है तो आपको जब आप मांगते हो तो उस समय मना भी कर सकता है। इसके लिए आपका ये अधिकार नहीं है, ये डिपेंड करता है स्कूल की सुविधाओं के अनुसार पीओ के निर्भर। आगे हम देखें 9वें नंबर पर, एक कैलेंडर वर्ष में एक साल में आपको 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। 3 बार से ज़्यादा आपको स्वीकृत नहीं किया जा सकता एक साल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रारंभ होता है अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होता है, उस कैलेंडर वर्ष से संबंधित माना जाएगा जिसका भाग प्रारंभ होता है। तो मतलब आपको एक साल में 3 बार स्वीकृत नहीं होगा, आप 2 बार ले लेना। ठीक है, 3 से ज़्यादा मतलब 3 बार ले सकते हो, 3 से ज़्यादा का है तो 3 बार ले सकते हो आप। परीक्षा काल के दौरान ये नहीं होता है, ध्यान रखना, परीक्षा काल में आपको सीसीएल नहीं मिलती है। परीक्षा काल में सीसीएल नहीं मिलती है। परीक्षा काल के दौरान परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी को अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति में यह अवकाश परीक्षा काल के दौरान भी स्वीकृत किया जाता है। देखो विशेष परिस्थिति मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, विशेष परिस्थिति यानी यह है कि जैसे किसी का प्रसूति अवकाश उसने ले लिया और उसके बाद भी बच्चे की कंडीशन इतनी सीरियस है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति विशेष परिस्थिति होती है। तो इस परिस्थितियों में पीओ क्या करता है, उनके लिए सीसीएल जारी करता है। ठीक है, परीक्षा काल के दौरान भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन वही स्पेशल केस में जो परीक्षा काल उतनी अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान रखना इसमें, अब आपको जैसे आपने सीसीएल ली 20 दिन की, ठीक है, तो 20 दिन का आपको प्रोबेशन काल बढ़ जाएगा, ये बात इसने कही है। ठीक है, लेकिन आपने प्रसूति अवकाश के समय ये चीज़ें आपने देखी थी, कहीं नहीं लिखा था कि परीक्षा काल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सीसीएल में ये बात लिखी गई है। जितनी अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया, भाई 20 दिन के लिए है तो 20 दिन के लिए बढ़ेगी, जितने भी दिन, चाहे आप 2 दिन भी लोगे तो 2 दिन का आपका प्रोविज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्पेशल केस में आपको ये स्वीकृत होती है। 11वें नंबर पर हम पॉइंट देखें, बहुत सारे पॉइंट है, देखो आप इनको अगर आप नियमों को हर चीज़ को देखते हो तो उसके बाद ही आपको ये क्लियर चीज़ें होती हैं कि यार क्या क्या नियम होते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो राजस्थान रिकॉर्ड सर्विस है उसके हर नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको हर नियम के बारे में यहाँ पर बताता रहूँगा। अभी असाधारण अवकाश के बारे में भी आपको 1-2 वीडियो में मैं आगे क्लियर बता दूंगा, अवैतनिक अवकाश के बारे में भी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ साथी एक्सटेंशन के लिए भी बता रहे थे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मैं बता दूँ। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम, राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम वही कितनी थी 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी देखो शर्त क्या है, किंतु किसी मान्यता प्राप्त सैनिटोरियम अस्पताल में टीबी, कैंसर रोग, कॉर्ड और मानसिक रोग के निदान के लिए चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो उसे एक समय में 300 दिन तक कितने दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 300 दिन की सीसीएल भी वो ले सकता है। अब आप समझ सकते हो, ये रोगों की बात कर रहा है, इन रोगों पर ही दे सकती है, वो दे सकता है पीओ, तक उपार्जित अवकाश देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है। महिला कार्मिक को अपने बच्चे के पालन और परीक्षा बीमारी की देखरेख के लिए एक समय में हुई अधिकतम 120 दिन के लिए सीसीएल स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस रोग के लिए वही बात कर रहा है ये। और इसके साथ साथ में हम 12वें पॉइंट पे पढ़े, हम रविवार या सार्वजनिक अवकाश चाइल्ड केयर लीव के पहले या बाद में लिए जा सकते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाले रविवार
राजपत्रित अवकाश या सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रकार के अवकाश चाइल्ड केयर लीव के साथ गिने जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रसूति अवकाश में ये बातें नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी प्रसूति अवकाश में भी ये काउंट होते हैं। ठीक है, जो भी छुट्टियां होती हैं आप तो ये देखें जिस दिन से आप ले रहे हो, जैसे आप 5/9/2025 से आप ले रहे हो, इसके जस्ट आपको 6 महीने काउंट करने हैं। ठीक है, फिर जो तारीख आएगी वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है। सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्रकार के अवकाश चाइल्ड केयर लीव के साथ गिने जाएंगे और उपार्जित अवकाश में गिना जाएगा। 13वें नंबर की हम बात करें, चाइल्ड केयर लीव। पूर्व महिला सरकारी कर्मचारी से निःशक्त बच्चे के आश्रित का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता के कागजात मांगे जाएंगे। ये निःशक्तता वालों की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको 22 वर्ष तक के लिए आपको ये मिलती है। और विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चों की परीक्षा एवं बीमारी के संबंध में भी चाइल्ड केयर लीव CCL शैक्षणिक संस्था या प्राधिकरण डॉक्टर जैसा भी हो द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चों के संबंध में भी CCL स्वीकृत महिला कर्मचारी को एक्स इंडिया अवकाश पर जाने वाले अनुदेशों नियमों की पालना करनी होगी। ऐसे अवकाश को 80% अवधि तक उस देश में व्यतीत करनी होगी और जिस देश में बच्चा रह रहा है। ठीक है, ये भी बात है। 15 नंबर पर ऐसे अल्पवयस्क बच्चे परिवार के परीक्षा के संबंध में CCL स्वीकृत किए जाने से पूर्व भारत या विदेश में छात्रावास में रह रहा है या महिला कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि अल्पवयस्क बच्चे की आवश्यकता की देखभाल को वह कैसे करेगी। ये देखो ज़्यादातर चीज़ें इसमें नियम हैं वो काफ़ी हद तक PO के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे ऐसे कोई इसमें है नहीं। वही बात है, विकलांग के कारण परीक्षा बच्चों की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लालन पालन के लिए, इनके लिए भी आप स्वीकृत करा सकते हो। अब देखो चाइल्ड केयर लीव के लिए क्या करना होता है। चाइल्ड केयर लीव के लिए एक आवेदन पत्र होता है, ये वाला। इसमें आपका नाम आएगा, पद आएगा, विभाग आएगा, बालक या बच्चे की संख्या यहाँ पर। ठीक है, एक जो भी है, नाम, बच्चे का जन्म तिथि उनकी, विशेष रूप से अगर कोई निःशक्त बच्चा है तो उसकी एंट्री, अन्यथा इसमें कुछ नहीं करना। बच्चे का नाम जिसके लिए चाइल्ड केयर लीव की चाह गई है उस बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे की जन्म तिथि, तारीख जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा वो भी आपको ध्यान रखना है, वो एंट्री करनी है यहाँ पर। क्या बच्चा 2 से अधिक क्या बच्चा 2 सबसे बड़े बच्चों में से एक है तो हाँ या ना पे आपको टिक करना है। और 10वें नंबर पे हम देखें अवकाश की अवधि या दिनों की संख्या को आगे पीछे के अवकाश यदि कोई है तो आप यहाँ एंट्री करेंगे, अन्यथा इसको खाली छोड़ेंगे। चाहे गए अवकाशों का कारण आपको यहाँ पर लिखना है कि बच्चे की देखभाल के लिए आदि दिनांक तक लिए गए चाइल्ड केयर लीव का योग, अभी तक आपने कितने पहले ले रखे हैं उनका सभी का योग आप लिखोगे यहाँ पर। क्या मुख्यालय छोड़ने की आज्ञा प्रेक्षित की जाती है कि हाँ या नहीं, ये भी आप यहाँ पर एंट्री करोगे। ठीक है, यदि हाँ तो अवकाश के दौरान यहाँ पर ये करेंगे। और विगत अवकाशों के लौटने की तारीख या उस अवकाश की प्रकृति या अवधि भी आपको एंट्री करनी होती है। आवेदक के हस्ताक्षर, कार्मिक की एम्प्लॉय ID यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके साथ साथ में अवकाश स्वीकृत अधिकारी यानी PO के आपको सील साइन होंगे यहाँ पर और ये पूरी डाटा भर देगा वो। इसके अलावा ये भी है कि चाइल्ड केयर लीव का लेखा संधारण का प्रपत्र भी आपको यहाँ पर देखना है कि ली गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि, चाइल्ड केयर लीव का शेष कितनी बच रही है आपकी। भाई पता है 730 मिलती हैं। अगर जैसे आपने एक साथ 100 ले लिया, 110 ले ली या 90 ले ली तो जो बचेगी वो शेष आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। प्रमाणीकरण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर आप यहाँ पर एंट्री कराएंगे। ठीक है, और ये आपको संधारण करना होता है। अब इसके बाद एक की जो प्रसूति अवकाश है उसके लिए एप्लीकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर देखें। और एक मिसकरेज का ये आदेश है, एक बार मिसकरेज का भी आदेश यहाँ पर देख लें। यहाँ पर ये मिसकरेज वाला वही देखो 4 जुलाई 2006 वही डेट आती है। आप आदेशों में आप जैसे सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वही आदेश मिलते हैं वही डेट के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आप, इसमें जो बात कही गई है मैं सिर्फ उसी को पढ़ रहा हूँ, नोट में पढ़ेंगे आप। 2 से अधिक जीवित बच्चों या महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भपात सहित गर्भपात की स्थिति में मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है जो पूरी सेवा के दौरान या 1 से 2 बार कुल 6 सप्ताह के लिए। ध्यान रखना वही नाम मातृत्व अवकाश के नाम से है ये।
और वो होता है प्रसूति अवकाश। ठीक है, होने को एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये 6 सप्ताह के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा देखें। 6 सप्ताह के लिए होगा और बरसते के अवकाश में आवेदक के साथ में आपको चिकित्सा का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, ये आदेश की है, इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गणित। ठीक है, इस टेलीग्राम पे आपको जो भी आदेश यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जितनी भी PDF मैंने आपको ये पढ़ी है पूरी, वो सारी आपको PDF में मिल जाएगी। इसके साथ साथ में ये आदेश मैंने आपको बता दिया था। अब एक एप्लीकेशन जो कि आपको मातृत्व अवकाश के लिए देना होता है। भाई मातृत्व अवकाश के लिए भी तो एप्लीकेशन देना होता है। तो मातृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर आपके जिले का नाम। ठीक है, जिले का नाम आप एंट्री कर देंगे। विषय मातृत्व अवकाश। ठीक है, स्वीकृत और लिखना है, इसमें मैंने थोड़ा सा एंट्री नहीं किया। ठीक है, स्वीकृत बाबत ऐसे लिखना है। महोदय सभी ने ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा टाइपिंग क्या मैंने की थी तो थोड़ा सा हो गया इशू। नंबर निवेदन है, सही आपको टाइपिंग करके मैं आपको वहाँ पर PDF में तो आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, मैं पद का नाम यहाँ पर कार्यतु, मैं सूचित करना चाहती हूँ कि जो भी है यहाँ पर डाटा मैं गर्भवती हूँ, और बच्चे के जन्म की अनुमानित तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। इसलिए मैं आज दिनांक से इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक वही 6 माह की एंट्री करेंगे आप यहाँ पर। मातृत्व अवकाश के अनुरोध करना चाहती हूँ, और मैंने इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की है, और इसके लिए आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ और मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी। यहाँ पर आपका नाम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर आप एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आज के हमने वीडियो में, काफ़ी बड़ी वीडियो है। ठीक है, 50-51 मिनट की हो चुकी है, और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से ये देखना है कि हर नियम को मैंने यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। ये संशोधन नियम होते हैं जो कि हर 2-3 साल में संशोधन होते रहते हैं। ज़्यादातर नियम तो आपको पता है पुराने ही हैं, लेकिन CCL पे जो आधारित नियम है वो 2000 यहाँ पर जो है वो 2018 का है। बाकी जो नियम है मुख्य रूप से 103, 104, ठीक है, 103 में भी ABC अलग अलग है, 104 है। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो कि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्वीकृत होती हैं। ठीक है साथियों, बाकी इनसे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।